नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं कि हम सुना रहे हैं कहानियां 1857 से लेकर और 1947 के बीच में जो क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से कुछ क्रांतिकारियों की हम कहानी सुना रहे हैं अपने चैनल पर लगातार। और आज हम एक ऐसे दीवाने की कहानी सुना रहे हैं जिसने आजादी का पहला तराना लिखा था, जो चाहता तो अपनी जिंदगी बड़े शान से गुजार सकता था, जो उस जमाने में बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, फ्रेंच बोलता था, अंग्रेज अफसरों के साथ जिसके बहुत अच्छे रिश्ते थे, जिसने सारी दुनिया घूमी थी, चाहता तो दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने लिए एक शानदार जिंदगी चुन सकता था, लेकिन चुना उसने आजादी की लड़ाई में शामिल होना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अजीमुल्लाह खान यूसुफजई की। अजीमुल्लाह खान यूसुफजई यानी कि मराठा पेशवा नाना साहब द्वितीय के दीवान। अजीमुल्लाह खान का जन्म हुआ था 1820 में। कानपुर शहर की जो अंग्रेज छावनी थी उसके पास पटकापुर नाम की एक जगह थी, वहां पर उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था नजीब मिस्त्री। बड़ी मेहनत से काम करने वाले आदमी थे। घर के जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे और परिवार गरीबी का जीवन जी रहा था। उनकी मां का नाम था करीमन। चूंकि छावनी के जो अंग्रेज छावनी थी और परेड मैदान था उससे बिल्कुल नजदीक वो लोग रहते थे, इसलिए वहां से सब दिखाई देता था कि अंग्रेज सैनिक हिंदुस्तानियों के साथ कितना खराब व्यवहार करते हैं। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने नजीब मिस्त्री को, यानी कि अजीमुल्लाह खान के जो पिता थे, वालिद थे, उनको घोड़ों का अस्तबल साफ करने के लिए कहा। नजीब मिस्त्री ने मना कर दिया, कहा यह मेरा काम नहीं है। छत पे यह बात हो रही थी और जब उन्होंने मना किया तो छत से धक्का देकर उनको नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर ईंट फेंक के मारी, जिसके बाद वो 6 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर दुनिया फानी से चले गए। अब मां बेटे के लिए बड़ी मुश्किल का दिन था और 8 साल के थे तब अजीमुल्लाह खान उनको दूसरों के घर पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके एक पड़ोसी थे मानिक चंद। उन्होंने अजीमुल्लाह को एक अंग्रेज ऑफिसर थे हिलसेडन, उनके घर पे सफाई का काम दिलवा दिया। 2 साल बीते थे। 10 साल के अजीमुल्लाह खान थे जब उनकी मां भी मर गई और वो यतीम हो गए। अब अजीमुल्लाह खान पूरे वक्त जो अंग्रेज ऑफिसर था हिलसर्डन, उसके घर पर रहने लगे। वो और उसकी बीवी अच्छे इंसान थे। हर कौम में अच्छे बुरे इंसान होते हैं। उन्होंने अजीमुल्लाह खान को नौकर की तरह नहीं बल्कि फैमिली के एक मेंबर के रूप में रखा और पढ़ने की सुविधा दी। जो अफसर था उसके बच्चे अंग्रेजी और फ्रेंच सीख रहे थे, उनके साथ साथ अजीमुल्लाह खान ने भी अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषा सीख ली, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हिंदुस्तान में गिने चुने हिंदुस्तानी थे जिनको अंग्रेजी आती थी। उसके बाद उनका स्कूल में दाखिला हो गया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसी स्कूल में उनको नौकरी भी मिल गई। जब वो पढ़ा रहे थे तो उनके साथ मौलवी निसार अहमद और पंडित गजानन मिश्र जैसे लोग थे, जिनसे उन्होंने उर्दू, फारसी, हिंदी और संस्कृत भी सीखी। पढ़ने में होशियार थे, देश दुनिया का ध्यान रखते थे, इसलिए उस जमाने में जो अखबार वगैरह आते थे वो भी पढ़ते थे और इस तरह से उस जमाने में हिंदुस्तान और दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, धार्मिक और सामाजिक जितना कुछ था उसको समझने की कोशिश करने लगे। अब अजीमुल्लाह खान की जो तारीफें थीं वो थोड़ी बाहर तक चलने लगी। वो कानपुर कॉलेज में चले गए और वहां पर टीचर बने। जब उनकी प्रतिभा की ख्याति कानपुर के शासक नाना साहब पेशवा तक पहुंची तो नाना साहब ने बुलाया उनको और अपना एडवोकेट नियुक्त कर दिया। उस जमाने में एडवोकेट पढ़ के नहीं होते थे, एडवोकेट सीख के होते थे। तो अजीमुल्लाह खान जो हैं, आप एक तरह से समझ लीजिए कि नाना साहब पेशवा के दरबार में सेक्रेटरी हो गए। तो एकदम गरीब बच्चा जो 10 साल की उम्र में यतीम हो गया था, वो अपनी मेहनत से पहुंचा वहां तक कि नाना साहब पेशवा का एडवोकेट कह लीजिए या फिर आप सेक्रेटरी कह लीजिए। और उसके बाद उसने अपनी वो शान बनाई, अपनी वो इज्जत बनाई कि आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, उस समय भारत सरकार ने कुछ गिने चुने लोगों के नाम जो आजादी की लड़ाई में शामिल थे एक वेबसाइट पे शामिल किए और आजादी के अमृत महोत्सव की इस वेबसाइट पर अजीमुल्लाह खान का भी नाम है। लिखा गया है वहां पर कि अजीमुल्लाह खान ने 1857 के महान विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रभावशाली काव्यात्मक अभिव्यक्तियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच घनिष्ठ एकता और सह अस्तित्व का वातावरण तैयार किया। साथ ही उन्होंने क्रांति की बागडोर अपने हाथों में रखी और अधिकांश घटनाओं को खुद नियंत्रित किया। देशभक्ति से ओत प्रोत एक क्रांतिकारी गीत
अजीमुल्लाह खान द्वारा रचा गया था, जिसे पयाम आज़ादी नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। यह समाचार पत्र नाना साहब के संरक्षण में चलता था। इस गीत की एक मूल प्रति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संरक्षित है। अगर यह पयाम आज़ादी का गीत आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1857 में अजीमुल्लाह खान क्या सोच रहे थे। आज हिंदू मुसलमान दुनिया भर का हो रहा है। सारे मुसलमानों को औरंगजेब से कभी जोड़ा जाता है, कभी किसी और से जोड़ा जाता है, लेकिन 1857 का ये जो राष्ट्रगीत था, इसको लिखा था अजीमुल्लाह खान ने। ये राष्ट्रगीत कहता है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही हैं सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन पुकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। इस गीत को सुनते हुए आपको समझ में आया होगा कि 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई की हम शुरुआत कर रहे थे तो हमारे दिलों में क्या था। और इसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आते हैं अजीमुल्लाह खान। यहां पर मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि 23 मार्च जो भगत सिंह की शहादत का दिन होता है, उस दिन जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यह प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें क्रांतिकारियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। वहां पर मैं भी रहूंगा अपने कीनोट एड्रेस के साथ, और उन्हीं के कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियोस कर रहे हैं लगातार आजादी की लड़ाई के दीवानों पर। उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं अजीमुल्लाह खान की सारी कहानी। द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH के प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। इस प्लेटफॉर्म ने जो बेड़ा उठाया है कि नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग से, बलिदान से अवगत कराना, ये पहल स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। पूरे मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी भूमिका भी थी। तो क्रांतिकारियों को आज भी लोग याद करते हैं, और जिस प्रकार से आजादी की बाद में उनकी भूमिका को सबने अप्रिशिएट किया। अब तो युग सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। उसके माध्यम से आवश्यकता से बात की है कि हम क्रांतिकारी भूमिका को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो संकल्प ले सके कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमाने के अंदर, जब पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब तमाम ऐशो आराम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो उनकी तरह अनेकों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। आज वक्त है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बताएं किस प्रकार से आजादी के बाद में भी, आजादी मिलना एक बात है, आजादी मिलने के बाद में उसको काम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे अवसर आए थे कि इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी, जो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये जज्बा जब तक देशवासियों में नहीं होगा, युवा पीढ़ी में नहीं होगा, तो देश फिर एक अखंड कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि आज भी नई पीढ़ी तक ये मैसेज जाएगा, जिससे कि वे ये संकल्प ले सकेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें। यही भावना के साथ में जो अशोक पांडे जी ने ये शुरुआत करी, पहल करी, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो अजीमुल्लाह खान नाना साहब पेशवा सेकंड के सेक्रेटरी और सलाहकार एडवाइजर बन गए थे। अब नाना साहब जो हैं वो अपने पिता के दत्तक पुत्र थे, मतलब उनको गोद लिया गया था, और वो चाहते थे कि जो पिताजी की पेंशन है वो कंटिन्यू हो जाए। 80,000 रुपए जो सालाना पेंशन मिलती थी वो उनको मिलना शुरू हो जाए। लेकिन जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, जो पेशवा थे, तो नाना साहब को पेंशन मिलनी बंद हो गई। अब नाना साहब को पेंशन मिलनी बंद हो गई तो वो परेशान तो थे ही, तो उन्होंने अजीमुल्लाह खान से कहा कि आप जाइए इंग्लैंड, वहां पर बात कीजिए और मेरी पेंशन फिर से शुरू कराइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने भी अजीमुल्लाह खान को अपना वकील बनाकर इंग्लैंड भेजा 1853 में, ताकि वो ब्रिटिश सरकार और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पेंशन की बहाली के लिए अपील कर सकें। लंदन पहुंचे अजीमुल्लाह खान और वहां पर उनकी मुलाकात हुई लेडी लूसी डफ गार्डन से। लेडी लूसी डफ गार्डन वहां की एक इंटेलेक्चुअल थी जिनके हस्बैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफी ऊंचे पद पर थे और उस जमाने में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके चचेरे भाई थे। डफ का परिचय उनको दिया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे, लूसी के बचपन के दोस्त थे और अजीमुल्लाह खान को भी जानते थे। अजीमुल्लाह खान कुछ टाइम तक डफ गार्डन जो फैमिली थी उनके साथ रहे और उस टाइम इंग्लैंड के काफी इंपॉर्टेंट लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने कांटेक्ट किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाना साहब की पेंशन फिर से शुरू करने की उनकी अपील खारिज कर दी, जो अजीमुल्लाह खान को बहुत बुरा लगा। उसके बाद वहां से उन्होंने वापसी की। वापसी के समय जब वो माल्टा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रशियन आर्मी ने एंग्लो फ्रेंच आर्मी को हरा दिया है। इसके बाद वो टर्की गए, जहां पर उन्होंने देखा कि रूस की आर्मी जो है वो कितनी मजबूत है। उसके बाद वो फ्रांस गए, क्रीमिया गए, वहां के शासकों से बात की, देखा कि वहां के शासक कैसे अपनी आज़ादी को बचाते हैं, आज़ादी के लिए लड़ते कैसे हैं। ये सब वो इसलिए देख रहे थे कि प्लानिंग ये कर रहे थे कि लौट के जो हिंदुस्तानी राजा हैं, उनकी आर्मीज हैं, उनसे बात करें और अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त कराएं, क्योंकि अंग्रेजों के राज में न उनके सरपरस्त पेशवा खुश रह सकते थे और ना ही हिंदुस्तान के दूसरे लोग खुश रह सकते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे शासकों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद करने को तैयार थे। फिर वो इंडिया लौटे और नाना साहब से उन्होंने बात की और यह बात हुई कि एक बड़ा विद्रोह किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ, और इस तरह से प्लानिंग बननी शुरू हुई 1857 के महान विद्रोह की। उन्होंने नाना साहब के अलावा भी बहुत सारे बड़े लोगों को जो उस जमाने में राजा थे, निजाम थे, उन सबको खत लिखा कि आप सबको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। कहा तो यह जाता है कि उन्होंने रशियन और टर्की जासूसों से भी संपर्क किया था और प्रिंटिंग प्रेस एक ले आए थे फ्रांस से, जिससे बाद में ब्रिटेन के खिलाफ जो कुछ प्रचार सामग्री छापी गई उसमें मदद मिली। अब जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो अजीमुल्लाह खान कोई आर्मी वाले नहीं थे, उन्होंने कोई लड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन पॉलिटिकली जो है बहुत एक्टिव थे और चीजों को समझते थे और इस तरह से नाना साहब के मुख्य सलाहकार बन गए थे। उनके पास ना तो कोई व्यक्तिगत संपत्ति थी, ना किसी आर्मी का अनुभव और ना ही कोई बड़ा गुट, इसलिए आप उनको लड़ते हुए नहीं देखते हैं कि कहीं उनके हाथ में तलवार है और वो लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका थी। पर्दे के पीछे वो सबको एक करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा रोल उन्होंने निभाया जब कानपुर का घेराव हुआ था। कानपुर को पूरा घेर लिया गया था और वहां के मेजर जनरल थे यू व्हीलर। वो घेराव तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, उनको डर था कि अगर घेराव तोड़ा गया तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है। अब अजीमुल्लाह खान ने उनसे बात की और उनसे कहा कि अगर आप घेराव तोड़ते हैं तो आप बड़े आराम से ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों को लेकर इलाहाबाद जा सकते हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जब ऐसा हो रहा था उसी समय उन पर हमला कर दिया गया और अधिकांश अंग्रेज वहां पर मारे गए थे। तो पूरे टाइम वो लगातार लगे रहे नाना साहब के साथ, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ, तात्या टोपे के साथ, राजाओं को जोड़ने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब जब कोई बड़ी लड़ाई हुई है तो बड़े गद्दार भी सामने आए हैं, नाम क्या लेना। आप जानते हैं कि उस जमाने के गद्दारों ने किस तरह से 1857 की जो चिंगारी थी उसको बुझाने में अंग्रेजों की मदद की, अपनी आर्मी भेजी, अपनी जगह दी। वरना अगर सारे राजा उस समय साथ हो गए होते तो अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांध के हिंदुस्तान से भागना होता और ये एक ऐसी तारीखी जीत होती जिसको हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन 1857 के विद्रोह में आप जानते हैं हमारी हार हुई और उसके बाद अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश आर्मी से बचने के लिए नेपाल की तराई में चले गए, जहां नाना साहब भी चले गए थे, उनके साथ ही चले गए। उसके बाद उनका क्या हुआ इसको लेकर कुछ भी
पक्का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 1859 में 1859 में बुखार से उनकी मौत हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि चेचक से उनकी मौत हुई, कुछ और का कहना है कि वो कलकत्ता जाने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में उनकी मौत हो गई, और कुछ लोग कहते हैं कि भारत से बचकर तो वो निकल गए थे, लेकिन जब टर्की पहुंचे, टर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल में उनकी हत्या कर दी गई, अंग्रेजों ने उनको पहचान लिया और उनकी हत्या कर दी गई। ये तमाम सारी कहानियां अजीमुल्लाह खान के बारे में कही जाती हैं। लेकिन एक ऐसा नायक, एक ऐसा हीरो जिसने हमारी आजादी का पहला तराना लिखा था, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, जो नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई का वकील बनकर गया था इंग्लैंड और कोशिश की थी कि उनकी पेंशन वापस हो जाए, और जब नहीं पेंशन वापस हुई थी तो लौट के आके आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गया था, जबकि उसको तो तलवारबाजी भी नहीं आती थी, उसको तो किसी ऐसे परिवार में कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। एक गरीब घर का लड़का जो 10 साल की उम्र में यतीम हो गया था, एक अंग्रेज अफसर के घर पे उनका घर सफाई का काम करता था, नौकर का काम करता था, वहां से अपने दिमाग और अपनी मेहनत के भरोसे यहां तक पहुंचा कि नाना साहब पेशवा का एडवोकेट बना, दीवान बना और आज़ादी की लड़ाई में अपने तरीके से रोल निभाया और बेहद कमसिनी में शहीद हो गया। कैसे मरा ये भी आज तक कोई नहीं जानता है। अब आप सोचिए कि उस जमाने में अंग्रेजी आती थी, फ्रेंच आती थी, उर्दू आती थी, फारसी आती थी, संस्कृत आती थी, शानदार पर्सनालिटी थी। कहते हैं जब इंग्लैंड में वो थे तो जो इंग्लैंड की महिलाएं थी वो उनको देखकर आश्चर्यचकित होती थी कि कितना खूबसूरत, कितना गुबरू जवान है। अगर वो चाहते तो इंग्लैंड में ही बस जाते और उनका खानदान आज रईसों में शामिल होता। अगर वो चाहते तो किसी राजा के दीवान बन जाते, किसी ऐसे राजा के दीवान बन जाते जो अंग्रेजों के साथ खड़ा होता और उनका खानदान आज रईस होता, शायद सबको देशभक्ति सिखा रहा होता। जिन लोगों ने उस जमाने में गद्दारी की वो आज सबको देशभक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुना अपने मुल्क पर शहीद होना, उन्होंने चुना हिंदू मुसलमान सिख एकता का रास्ता, और इसीलिए शायद लोग उनको भूलते जा रहे हैं। अब उनका नाम बहुत कम लिया जाता है। कानपुर में ज़रूर एक सड़क है अजीमुल्लाह एवेन्यू जो उनके नाम पे है, वरना उनका नाम कहीं मिलता नहीं है। मैं भारत सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि कम से कम आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनका नाम शामिल किया गया, और जो भूलते जा रहे हैं लोग वही याद दिलाने के लिए तो हम यहाँ पर हैं। इसीलिए जब आज़ादी के नायकों की बात हुई तो मैंने सोचा कि अजीमुल्लाह खान पर भी जानकारी देनी चाहिए। जानकारी कैसी लगी आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस बनने ज़रूरी हैं तो इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक भेजिए, उनको दिखाइए, कमेंट्स कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि इस तरह का चैनल होना ज़रूरी है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।